हेलो दोस्तों। हम आपके आज राजस्थान की कला व संस्कृति को प्रारंभ कर रहे हैं। और राजस्थान की कला व संस्कृति का मतलब है, कला व संस्कृति से हम भी जुड़े हुए हैं। हम सभी लोग हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं। तो कला व संस्कृति पढ़ने में भी आपको आसान होगी, क्योंकि जो कला व संस्कृति के एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है कि जिससे हम आपके रात दिन जुड़े हुए होते हैं। और उसी आपकी राजस्थान की कला व संस्कृति में हम सबसे पहले आपके एक चैप्टर लेके चल रहे हैं, और वो है आपके राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। जो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग का वाला चैप्टर है, उससे आप राजस्थान की कला व संस्कृति की रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हो। क्योंकि कला व संस्कृति में दुर्ग वाला जो चैप्टर है वो एक ऐसा चैप्टर है, आप जिस भी दुर्ग का अध्ययन करते हो तो उस दुर्ग के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में हमें सभी जानकारियां आपकी प्राप्त होती है। उसकी आपकी ऐतिहासिक जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसकी भौगोलिक जानकारी हमें प्राप्त होती है, उसके हमें कल्चर के बारे में हमें आपके उस क्षेत्र का पता लगता है। क्योंकि जब भी हम आपके कोई दुर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें सबसे पहले उस दुर्ग के बारे में जानने की जो जानकारियां प्राप्त होती है, उसके बाद उसमें कौन से मंदिर बने हुए हैं, कौन से महल बने हुए हैं, कौन से जलाशय के सोर्स है, उस दुर्ग से संबंधित कौन सा एक घटना हुई है, तो आपके उस दुर्ग के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग जो है, दुर्ग के परिचय से संबंधित आपका टॉपिक रहेगा। तो आप अपनी पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए आराम से। जो जो मैं आपको बता रहा हूं उसे आप नोट डाउन करते हुए चल रही धैर्य के साथ और अपना अध्ययन प्रारंभ कीजिए। अब जब भी हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में बात करते हैं तो वैसे हम राजस्थान में दुर्ग देखें तो लगभग आपके 256 के आसपास दुर्ग माने जाते हैं। लेकिन आज हमें आपके पहले दुर्ग के बारे में सामान्य परिचय की बात करनी है। एक आप नाम सुनते हो, आपके सामने एक नाम आता है दुर्ग। कौन सा नाम आता है आपका? दुर्ग। और दुर्ग को हम आपका गढ़ भी कह सकते, हमारी लोकल भाषा में हम आपका गढ़ भी कहते। एक तो होता है आपका दुर्ग व गढ़, और एक आप नाम सुनते हो किला। कौन सा? आपका किला। तो इन दोनों में सबसे पहले तो डिफरेंस क्या है कि दुर्ग और किलों में डिफरेंस क्या है, दुर्ग क्या होता है आपका और किला क्या होता है। ये पहले आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सर दुर्ग क्या होता है और किला क्या होता है। तो जब दुर्ग की बात की जाए तो आप याद रखोगे, कोई राज्य का एक ऐसा भवन, कोई राज्य का एक ऐसा भवन जिसमें राज्य की सुरक्षा के समस्त सामग्री उपलब्ध हो, वो क्या कहलाता है? आपका दुर्ग कहलाता है। सीधी सी परिभाषा है, माइंड में आप सेट करो। कोई राज्य का ऐसा भवन होगा, कोई राज्य का ऐसा कोई भवन होगा जिसमें राज्य की सुरक्षा से संबंधित उपयुक्त उपकरण आपके उसमें पर्याप्त होंगे, उपयुक्त सामग्री उसमें आपकी पर्याप्त होगी, वह क्या कहलाएगा? आपका गढ़ कहलाएगा। कि एक ऐसा भवन जिसमें राज्य की सुरक्षा से संबंधित आपके जो समस्त आपके जो उपकरण होते हैं, जो सामग्री होती है वो उपलब्ध होती है, वो क्या कहलाता है? आपका गढ़ या फिर आपका दुर्ग कहलाता है। क्या हो जाएगा कि ऐसा भवन जिसमें जिसमें राज्य की सुरक्षा से संबंधित, राज्य की सुरक्षा से संबंधित राज्य की सुरक्षा से संबंधित प्रयुक्त उपकरण उपलब्ध हो, वह दुर्ग कहलाता है। वह दुर्ग कहलाता है। कहने का मतलब, जैसे आप मान सकते हो कोई दुर्ग है आपके पास, कोई भवन है, कोई ऐसा आपके पास भवन है और आप पर दुश्मन का हमला होता है, तो आपने अपने इस दुर्ग के, आपने इस अपने भवन के गेट बंद कर लिए। गेट बंद कर लिया तो दुश्मन की सेना ने आपको इस तरीके से चारों तरफ से घेर लिया।
पर आप अंदर बैठे हो और अंदर आपकी सुरक्षा के सारे उपकरण आपके पास है, आपके पास पीने का पानी भी है, खाने की रसद सामग्री भी है, लड़ाई करने के लिए हथियार वगैरह भी है, तो सारी चीजें इसके अंदर होती है जो लंबे समय तक आप दुर्ग को बंद भी रख लो, इस भवन को बंद भी रख लो, तो दुश्मन सेना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तो इसका कहने का मतलब वह क्या कहलाता है, आपका दुर्ग कहलाता है कि एक ऐसा भवन जिसमें राज्य की सुरक्षा से संबंधित आपके उपयुक्त जो प्रयुक्त उपकरण होते हैं वो आपके पास उपलब्ध हो, तो वो सारे के सारा जो आपका भवन है वो क्या कहलाता है, आपका दुर्ग कहलाता है। कि जो पर्याप्त संसाधन होते हैं ना आपके पास, वो पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका दुर्ग कहलाएगा। पर्याप्त उपकरण उपलब्ध हो तो वह क्या कहलाता है, दुर्ग कहलाता है। तो फिर सर ये किला क्या होता है? किला भी एक ऐसा ही भवन होता है, लेकिन उसमें सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होते। आप लंबे समय तक आपके उसमें उपलब्ध नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, किला कहलाएगा। कि जैसे ये भवन है तो इसमें लंबी अवधि तक आप आराम से बैठे रह सकते हो और आपके पास पर्याप्त उपकरण सुरक्षा के उपलब्ध संसाधन है, तो वो क्या हो जाएगा, दुर्ग। लेकिन आप किसी भवन में लंबे समय तक आप सुरक्षा की दृष्टि से बैठे नहीं रह सकते, तो वो क्या हो जाएगा, किला हो जाएगा। किला और दुर्ग में इतना ही डिफरेंस है कि दुर्ग में तो हम लंबे समय तक आपके आराम से सुरक्षा किए हुए बैठे रह सकते हैं, कोई हम पे जल्दी से हमला नहीं कर सकता है, हम लंबे समय तक अपने उस भवन को बंद रख सकते हैं। लेकिन किला है, उस किले को लंबे समय तक आपका बंद नहीं कर सकते। तो इतना थोड़ा सा डिफरेंस है, आप याद रखोगे। तो किला की क्या परिभाषा हो जाएगी कि ऐसा भवन जिसमें सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन लंबी अवधि तक लंबी अवधि तक उपयुक्त लंबी अवधि तक पर्याप्त नहीं हो पर्याप्त नहीं हो वह किला कहलाता है, वह किला कहलाता है। जिस जिस भवन में आपके पास सुरक्षा से संबंधित लंबे अवधि तक आपके आपके उपकरण या पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो वह तो आपका दुर्ग कहलाता है, और जिस भवन में लंबे अवधि तक हम आपके सुरक्षा के संसाधन उपलब्ध नहीं हो वह क्या कहलाता है, आपका किला कहलाता है। लंबे अवधि तक आपके पास सुरक्षा के उपकरण है, आपके पास संसाधन है, तो वो भवन तो क्या कहलाएगा, आपका दुर्ग कहलाएगा। लेकिन लंबे समय तक हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं है उस भवन में, तो वह भवन क्या कहलाएगा, आपका किला कहलाएगा। इसके बाद में सर दुर्गों का सबसे पहले हमें आपका अवशेष कहां से प्राप्त होता है, सबसे पहले हमें साक्ष्य कहां से मिलता है? तो दुर्गों का सबसे पहले हमें आपके जो साक्ष्य मिला था, जो अवशेष मिला था, वो आपके हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। कहां से मिलता है, आपके हड़प्पा सभ्यता से मिलता है। क्या चीज आपकी, दुर्गों का सर्वप्रथम दुर्गों का सर्वप्रथम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ। दुर्गों का सबसे पहले साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से हमारे पास प्राप्त होता है। कि दुर्गों का सबसे पहले हमें एविडेंस कहां से प्राप्त हुए, आपके साक्ष्य कहां से मिले, तो वो आपके हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। पर सर हमें राजस्थान में इसके सबसे पहले साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो राजस्थान में सबसे पहले जो आपके दुर्गों के अवशेष मिले थे वो हमें आपके कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। तो आगे लिखोगे आप, राजस्थान में राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान में सर्वप्रथम
दुर्गों के साक्ष्य, दुर्गों के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। कालीबंगा सभ्यता से, सभ्यता से प्राप्त हुए। कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। अच्छा सर, हमें इतना समझ में आ गया कि दुर्ग किसे कहते हैं, तो कोई एक ऐसा भवन जिसमें लंबी अवधि तक आपके पास सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो, वो तो क्या कहलाता है, दुर्ग कहलाता है। लेकिन जिस भवन में लंबी अवधि तक, लंबे समय तक सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं, वो क्या कहलाता है, तो सर वो किला कहलाता है। और दुर्गों का सबसे पहले हमें साक्ष्य कहां से मिल रहा है, तो सर हड़प्पा सभ्यता से मिल रहा है। उसी प्रकार राजस्थान में सबसे पहले दुर्गों का साक्ष्य कहां से मिला, तो हमें आपके सर राजस्थान में सबसे पहले आपके कालीबंगा सभ्यता से मिलता है। अब हमने दुर्गों की बात की, किलों की बात की, इसके बाद इसके साक्ष्य की बात की। लेकिन इसके बाद हम जो वर्गीकरण की बात करते हैं कि दुर्गों का सबसे पहले हमें आपका वर्गीकरण कहां पे मिलता है, आपका उल्लेख कहां पर मिलता है, तो दुर्गों का जो सबसे पहले आपका वर्गीकरण किया गया था, जो उल्लेख किया गया था, वो आपके मनुस्मृति में किया गया है। कि दुर्गों का सर्वप्रथम विभाजन किसमें हमें देखने को मिलता है, तो दुर्गों का सबसे पहले हमें आपका विभाजन है वो मनुस्मृति में देखने को मिलता है। और उस मनुस्मृति में दुर्गों के आपके 6 प्रकार बताए गए हैं। उन 6 प्रकार की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि दुर्गों का सर्वप्रथम जो विभाजन या वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है, वो आपके मनुस्मृति में देखने को मिलता है। तो अगला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा कि दुर्गों का सर्वप्रथम विभाजन, दुर्गों का सर्वप्रथम विभाजन, दुर्गों का सर्वप्रथम विभाजन मनुस्मृति में किया गया। मनुस्मृति में किया गया। मनुस्मृति में किया गया। तो दुर्गों का सबसे पहले विभाजन कहां पर किया गया आपका, तो दुर्गों का सर्वप्रथम जो विभाजन का उल्लेख है, जो वर्गीकरण का आपके उल्लेख है, वो हमें आपका कहां पर मिलता है, तो वो हमें आपके मनुस्मृति में मिलता है। और मनुस्मृति में दुर्गों के विभाजन के बारे में कितने प्रकार बताए गए, तो आपके 6 प्रकार के उल्लेख मिलता है। 6 प्रकार का उल्लेख मिलता है किसमें, आपके मनुस्मृति में। बस इतना आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपके दुर्गों के विभाजन की जानकारी हमें किससे प्राप्त हुई, तो मनुस्मृति से हुई। और मनुस्मृति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए, तो मनुस्मृति में आपके दुर्गों के 6 प्रकार बताए गए हैं। इसके बाद में जो दुर्गों का अगला हमें आपका विभाजन है, वो आपका अगला विभाजन हमें कौटिल्य के अनुसार देखने को मिलता है। कि दुर्गों का जो अगला विभाजन है, वो अगला विभाजन हमें आपके कौटिल्य के अनुसार देखने को मिलता है। कि कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार बताए हैं। कि कौटिल्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं, तो कौटिल्य ने आपके दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं। कौटिल्य ने दुर्गों के कितने 4 आपके कितने प्रकार बताए, कितने प्रकार से विभाजन किया, तो कौटिल्य ने आपके दुर्गों का 4 प्रकार से विभाजन किया है। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, हम उन प्रकारों की बात करें तो सबसे पहले हमें जो आपके प्रकार देखने को मिलता है कौटिल्य के अनुसार, वो प्रकार है आपका गिरि दुर्ग। पहला दुर्ग कौन सा हो जाएगा कौटिल्य के अनुसार, तो कौटिल्य के अनुसार पहला दुर्ग है आपका गिरि दुर्ग।
गिरि दुर्ग का मतलब क्या होता है? गिरि हमें पता है किसका पर्यायवाचित होता है, तो गिरि आपके पहाड़ी का पर्यायवाचित होता है। तो कौटिल्य के अनुसार गिरि दुर्ग का मतलब है कि पहाड़ी पर जो स्थित दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग होगा? आपका गिरि दुर्ग होगा। तो कौटिल्य ने गिरि दुर्ग की श्रेणी में किसे रखा है कि वह दुर्ग या वह किला जो आपके पहाड़ी पर बना हुआ है वह दुर्ग कौन सा होगा? तो वह आपका गिरि दुर्ग होगा। तो गिरि दुर्ग का मतलब क्या है कि गिरि दुर्ग का मतलब क्या होगा आपका कि वह दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित हो। किस पर स्थित हो? आपके पहाड़ी पर स्थित हो, वह दुर्ग क्या कहलाएगा आपका? तो वह दुर्ग आपका गिरि दुर्ग कहलाएगा। कौटिल्य के अनुसार पहला दुर्ग कौन सा है आपका? तो कौटिल्य के अनुसार पहला दुर्ग है आपका गिरि दुर्ग। कि वह दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित है वह दुर्ग क्या कहलाएगा आपका? तो वह गिरि दुर्ग कहलाएगा। इसके बाद में दूसरा है ओदुक दुर्ग। कौन सा दुर्ग आपका? ओदुक दुर्ग। कौटिल्य ने ओदुक दुर्ग किसे कहा? तो कौटिल्य का मानना था कि वह दुर्ग जो नदियों के संगम पर बनता है, कि वह दुर्ग जो नदियों के संगम पर बनता है वह दुर्ग क्या होगा? आपका ओदुक दुर्ग होगा। हम जानते हैं, हम पढ़ते हैं कि वह दुर्ग जो नदियों के संगम पर होता है उसे हम जल दुर्ग कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कौटिल्य की बात कर रहे हैं। कौटिल्य ने नदियों के संगम पर बने दुर्ग को जल दुर्ग नहीं कहा है, जबकि क्या कहा है आपका? तो ओदुक दुर्ग का है। तो पूछ लिया जाए कि कौटिल्य के अनुसार नदियों के संगम पर बने हुए दुर्ग को क्या कहा जाता है? तो ओदुक दुर्ग कहा जाता है। तो ओदुक दुर्ग का मतलब क्या हो जाएगा? नदियों के संगम पर नदियों के संगम पर बना हुआ दुर्ग। नदियों के संगम पर बना हुआ दुर्ग क्या कहलाता है आपका? तो ओदुक दुर्ग कहलाता है। और ये बात किसने कही है आपके? तो ये बात आपके कौटिल्य ने कही है। कौटिल्य के दुर्गों में हम तीसरे दुर्ग की बात करें तो तीसरा दुर्ग है आपका वन दुर्ग। कौन सा दुर्ग आपका? वन दुर्ग। वन दुर्ग का क्या मतलब है? तो वन दुर्ग का मतलब होता है कोई ऐसा दुर्ग जो आपके एकांत में जंगल में बना होता है, वह दुर्ग क्या कहलाता है? आपका वन दुर्ग। कि कोई ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां, पेड़ ही पेड़ों, आपके जंगल में बना हुआ हो, तो वह दुर्ग क्या हो जाएगा? तो वन दुर्ग हो जाएगा। कि ऐसा दुर्ग जो जंगल में बना हो। तो कहने का मतलब आपका वन दुर्ग का क्या मतलब हो जाएगा? वह दुर्ग जो जंगल में बना हो। अर्थात चारों तरफ से चारों तरफ से घने वृक्षों से घिरा हो। घने वृक्षों से घिरा हो। घिरा हो, वह दुर्ग क्या हो जाएगा आपका? तो वह दुर्ग हो जाएगा आपका वन दुर्ग। लेकिन किसके अनुसार? तो आपके कौटिल्य के अनुसार। अब कौटिल्य ने चौथे दुर्ग की श्रेणी बताई है, वो है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग। कौटिल्य के अनुसार धानवन दुर्ग कौन सा होता है? तो कौटिल्य के अनुसार धानवन दुर्ग का मतलब है कि समतल भूमि पर बना हुआ जो दुर्ग है वो दुर्ग कैसा होगा? आपके धानवन दुर्ग होगा। कि एकदम सपाट भूमि पे जो दुर्ग बनाया जाता है, जो समतल भूमि पे जो दुर्ग बनता है, वह दुर्ग क्या कहलाता है? आपका धानवन दुर्ग कहलाता है। तो धानवन दुर्ग का मतलब क्या है? कि समतल भूमि पर बना दुर्ग। समतल भूमि पर बना दुर्ग।
तो ये याद रखोगे कि कौटिल्य ने दुर्गों की कितनी श्रेणियां बताई है। तो कौटिल्य ने आपके दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई। और वो 4 श्रेणियां कौन सी है? तो गिरि दुर्ग, ओदुक दुर्ग, वन दुर्ग और धानवन दुर्ग। गिरि दुर्ग का मतलब क्या होता है? तो वह दुर्ग जो पहाड़ी पर बना हो वह क्या कहलाएगा? गिरि दुर्ग। ओदुक दुर्ग नदियों के संगम पर बना हुआ दुर्ग क्या कहलाता है आपका? तो ओदुक दुर्ग। वन दुर्ग वह दुर्ग जो जंगल में बना हो अर्थात चारों तरफ से घने वृक्षों से घिरा हो, वह दुर्ग क्या हो जाएगा आपका? तो वन दुर्ग हो जाएगा। इसके अलावा वन दुर्ग के बाद में आपका धानवन दुर्ग, कि कोई ऐसा दुर्ग जो समतल भूमि पे, जो सपाट भूमि पर बना होगा, वह दुर्ग क्या कहलाएगा आपका? धानवन कहलाएगा। सबसे पहले हमने बात की मनुस्मृति की। मनुस्मृति में दुर्गों के 6 प्रकार बताए गए, लेकिन मनुस्मृति के बाद में हमें दुर्गों का विभाजन देखने को मिला था किसके? आपके कौटिल्य का। और कौटिल्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए आपके? तो 4 प्रकार बताए हैं। लेकिन इतिहासकारों ने कौटिल्य के विभाजन को स्वीकार नहीं किया। और कौटिल्य के बाद में हमें आपकी मिलती है शुकर नीति। और शुकर नीति को आपको स्वीकार किया गया है। और शुकर नीति में दुर्गों के आपके 9 प्रकार बताए गए हैं। शुकर नीति में कितने प्रकार बताए गए? तो दुर्गों के 9 प्रकार का विभाजन किया गया है। तो अगले पॉइंट की हम बात करते हैं आपके शुकर नीति के अनुसार। शुकर नीति में, शुकर नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं। 9 प्रकार बताए गए हैं। 9 प्रकार बताए गए हैं। हम आपके एक एक दुर्ग की बात करेंगे, लेकिन पहले हमें आपके दुर्गों के परिचय की बात करनी है, दुर्गों की सामान्य जानकारियों की हमें आपकी बात करनी है। तो शुकर नीति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए? तो 9 प्रकार का आपके बताए गए हैं। अब प्रकार कौन कौन से हैं, एक एक प्रकार की हम बात करते हैं। तो आप ध्यान रखोगे, सबसे पहले इसमें बताया गया आपका गिरि दुर्ग। कौन सा दुर्ग आपका? गिरि दुर्ग। कौन सा दुर्ग आपका? तो गिरि दुर्ग। अब आपके गिरि दुर्ग का मतलब क्या होता है शुकर नीति के अनुसार? तो गिरि दुर्ग का मतलब वही है, गिरि पहाड़ी का पर्यायवाचित है। तो पहाड़ी पर जो बना हुआ दुर्ग है वह दुर्ग क्या कहलाता है आपका? गिरि दुर्ग कहलाता है। कि पहाड़ी पर बना हुआ जो दुर्ग है वह दुर्ग क्या हो जाएगा? आपके गिरि दुर्ग। तो पहाड़ी पर, पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग, पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग क्या कहलाता है आपका? गिरि दुर्ग कहलाता है। जैसे आपके जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग हो गया, आपके चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हो गया, आपके कुंभलगढ़ का दुर्ग हो गया, आपके तारागढ़ दुर्ग हो गया। ये सारे के सारे दुर्ग किस में आते हैं? आपके गिरि दुर्ग में आते हैं। क्योंकि ये सारे के सारे दुर्ग कहां पर बने हुए हैं? आपके पहाड़ी पर बने हुए हैं। तो पहाड़ी पर जो दुर्ग बनता है उस दुर्ग को क्या कहा जाता है आपके? तो गिरि दुर्ग कहा जाता है। गिरि दुर्ग के बाद में शुकर नीति में दूसरा दुर्गों का प्रकार बताया गया आपका एरण दुर्ग। कौन सा दुर्ग आपका? एरण दुर्ग। अब ये एरण दुर्ग क्या होता है? तो एरण दुर्ग का मतलब होता है कोई ऐसा दुर्ग जहां तक पहुंचने के लिए जो उसका मार्ग होता है वो बहुत ही कठिन या दुर्गम होता है, वह दुर्ग क्या कहलाता है आपका? एरण दुर्ग कहलाता है। कि वह दुर्ग जिसका मार्ग दुर्गम या कठिन हो तो वह दुर्ग क्या कहलाएगा आपका? एरण दुर्ग कहलाएगा। एरण का सीधा सा मतलब याद रखना कि जिस दुर्ग तक पहुंचने के लिए उसका जो मार्ग होता है वो कठिन या दुर्गम होता है, वह दुर्ग कौन सी श्रेणी का दुर्ग होता है? तो वह दुर्ग आपके एरण श्रेणी का दुर्ग होता है। तो एरण दुर्ग का मतलब क्या हो जाएगा? कि वह दुर्ग जिसका मार्ग, जिसका मार्ग कठिन या दुर्गम हो। तो याद रह जाएगा एरण दुर्ग। एरण दुर्ग कौन से है सर?
जैसे आप रणथंबोर का दुर्ग मान सकते हो। रणथंबोर के दुर्ग का जो रास्ता है वो बहुत ही घुमावदार, बहुत ही आपका दुर्गम है। इसके अलावा आप जैसलमेर वाला दुर्ग मान सकते हो। जैसलमेर दुर्ग तक हम जब जाते हैं तो उसका आपका जो मार्ग है वो बहुत ही दुर्गम है, इसलिए आपका जैसलमेर वाला दुर्ग भी कैसा माना जाता है, एरण दुर्ग। क्योंकि जैसलमेर दुर्ग के लिए तो आपका साफ साफ कहा भी गया है कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए बंद, तब पहुंचे जेसान। तो मतलब कि घोड़ा कीजिए काठ का, पग कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए बंद, तब पहुंचे जेसान। तो उसका मार्ग इतना कठिन है, तो वह दुर्ग किस श्रेणी में आएगा आपका, तो वह दुर्ग आएगा आपका एरण श्रेणी में। इसके अलावा अगली जो मैं दुर्गों की श्रेणी की बात करूं शुकर नीति के अनुसार, तो अगली श्रेणी है वन श्रेणी। कौन सी आपकी, वन श्रेणी। वन श्रेणी का मतलब आपका वन दुर्ग। तो अगली श्रेणी की हम बात करते हैं, वह है आपका वन श्रेणी। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। गिरी दुर्ग हो गया, एरण दुर्ग हो गया, और आपका वन दुर्ग। तो वन दुर्ग का मतलब है वह दुर्ग जो जंगल में बना हो, जो जंगल में बना हो, अर्थात चारों तरफ क्या हो, आपके घने वृक्ष हो। अर्थात चारों तरफ घने वृक्ष हो, तो वह किस में आ जाएगा आपका, तो वह आपका सीधा सा याद रखना वन दुर्ग में आ जाएगा। इसके अलावा मैं दुर्गों की जब चौथी श्रेणी की बात करता हूं शुकर नीति के अनुसार, तो जो चौथी श्रेणी है आप उसे धानवन श्रेणी मान सकते हो। कौन सी श्रेणी आपकी, धानवन श्रेणी। तो धानवन दुर्ग, धानवन दुर्ग का मतलब क्या है, वही बात जो कौटिल्य ने बताई थी कि समतल भूमि, सपाट भूमि पर बना हुआ जो दुर्ग है वह दुर्ग क्या कहलाएगा आपका, धानवन दुर्ग कहलाएगा। कि समतल भूमि पर जो आपका दुर्ग बनाया जाएगा वह दुर्ग क्या कहलाएगा आपका, धानवन दुर्ग कहलाएगा। तो समतल भूमि पर बना हुआ दुर्ग आपका, समतल भूमि पर, समतल भूमि पर बना हुआ दुर्ग। समतल भूमि का मतलब सर सीधा जमीन के ऊपर एकदम समतल भूमि है, सपाट भूमि है, वहां पर हम किसी दुर्ग का निर्माण करते हैं। जैसे आपके जूनागढ़ का दुर्ग जिसे जमीन का जेवर कहा जाता है, तो वो समतल भूमि पे बना हुआ है, सपाट भूमि पे बना हुआ है, तो वो दुर्ग भी किस श्रेणी में आ जाता है आपका, धानवन श्रेणी में आता है। अगली मैं अगर बात करूं शुकर नीति के अनुसार, तो अगली आपकी श्रेणी है वो है आपका जल श्रेणी, मतलब जल दुर्ग। जल दुर्ग का क्या मतलब है, तो जल दुर्ग का मतलब है कि नदियों के संगम पर जो बना हुआ दुर्ग है, जो नदियों के संगम पे जो दुर्ग बनेगा वह दुर्ग क्या कहलाएगा आपका, जल दुर्ग कहलाएगा। कि नदियों के संगम पर बना हुआ दुर्ग आपका, नदियों के नदियों के संगम पर बना हुआ दुर्ग आपका। नदियों के जो संगम पर बनेगा वो दुर्ग क्या कहलाएगा आपका, जल दुर्ग कहलाएगा। जैसे आपका गागरोन दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग, ये जो सारे के सारे दुर्ग है ये जल दुर्ग आते हैं। पर एक बात याद रखना, पेपर घुमाने वाला अगर इससे सवाल बनाएगा तो कैसे बनाएगा, कि कौटिल्य के अनुसार दुर्गों की श्रेणी नहीं है। उसमें ऑप्शन मिलेगा आपको गिरि दुर्ग, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग और जल दुर्ग। आप सोचोगे ये तो सारे हैं, क्योंकि कौटिल्य ने दुर्गों की श्रेणी गिरी भी बताई थी, वन दुर्ग भी बताया था, धानवन भी बताया था, और आपका जल दुर्ग भी बताया था नदियों के संगम पर। नहीं, आपके कौटिल्य ने बताया है कि जो नदियों के संगम पर दुर्ग बनता है उसे जल दुर्ग नहीं कहते, उसे आपका औदुक दुर्ग कहते हैं।
तो ये बात आपको याद रखनी है कि नदियों के संगम पे बने हुए दुर्ग को ओदुक दुर्ग तो आपके कौटिल्य ने कहा है, जबकि नदियों के संगम पे बने हुए दुर्ग को आपका जो जल दुर्ग कह रहा है वो कौन सा है आपका, तो वो आपके शुक्र नीति के अनुसार है। इतना याद रखना है कि नदियों के संगम पे जो दुर्ग बनेगा उसकी कौटिल्य और आपके शुक्र नीति में दोनों में बताया गया है, पर कौटिल्य ने नदियों के संगम पर बने हुए दुर्ग को ओदुक दुर्ग कहा है, जबकि शुक्र नीति में नदियों के संगम पे बने हुए दुर्ग को क्या कहा है, तो जल दुर्ग कहा है। तो शुक्र नीति में 9 प्रकार बताए गए, उसमें से हमने 5 प्रकार आपके पढ़ लिए, गिरि दुर्ग, एरण दुर्ग, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग और आपका जल दुर्ग। अगले दुर्ग की हम बात करते हैं तो अगला दुर्ग है आपका पारीख दुर्ग। छठा दुर्ग कौन सा हो जाएगा आपका, पारीख दुर्ग। अब देखो दो आपके सामने एक से शब्द आएंगे, एक पारीख दुर्ग और एक आपका पारिद दुर्ग। एक पारीख दुर्ग और एक आपका पारिद दुर्ग, दोनों एक से नाम है, पर याद कैसे रखने वो अभी मैं बात करूंगा आपकी। पारीख दुर्ग का क्या मतलब होता है, पारीख दुर्ग का आपका मतलब ये होता है जैसे ये कोई आपका दुर्ग है, ये कोई आपका क्या है, दुर्ग है, और इस दुर्ग के चारों तरफ आपकी खाई बनी हुई है, इस दुर्ग के चारों तरफ आपकी खाई बनी हुई है, तो वह दुर्ग क्या कहलाएगा आपका, पारीख दुर्ग कहलाएगा। पर इसी दुर्ग के चारों तरफ आपका परकोटा बना हुआ है, तो वह दुर्ग क्या कहलाएगा आपका, तो वह पारिद कहलाएगा। अगर दुर्ग के चारों तरफ आपकी खाई बनी हुई है, खाई का मतलब आपका खाई बन गई है आपके इस प्रकार से, तो वो तो हो जाएगा कौन सी श्रेणी आपकी, पारीख श्रेणी। लेकिन किसी दुर्ग के चारों तरफ परकोटा बना हुआ है तो वह दुर्ग कौन सा होगा, पारिद दुर्ग। और एक बात याद रखना, एक दुर्ग एक श्रेणी से भी ज्यादा प्रकार का हो सकता है, पर सर हम याद कैसे रखें। देखो पारीख दुर्ग के लास्ट में क्या आ रहा है, ख, ख का मतलब खाई, तो याद रखोगे पारीख दुर्ग कौन सा हो जाएगा, ख, ख का मतलब है खाई, कि वह दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई बनी हुई हो वह दुर्ग क्या कहलाएगा आपका, पारीख दुर्ग कहलाएगा। तो पारीख दुर्ग का मतलब वह दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों तरफ, जिसके चारों तरफ खाई बनी हो, खाई बनी हो, गड्ढा बना हुआ हो चारों तरफ, तो वो क्या हो जाए, खाई बनी हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो पारीख दुर्ग हो जाएगा। सर राजस्थान में आपका कोई पारीख दुर्ग है, बहुत पारीख दुर्ग है। सबसे पहले हम उदाहरण ले लेते हैं आपके लोहागढ़ दुर्ग, तो लोहागढ़ दुर्ग को भी क्या कहा जाता है, आपके पारीख दुर्ग कहा जाता है। अब पारिद दुर्ग सर, पारिद दुर्ग का मतलब होता है वह दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या बना हुआ हो आपका, परकोटा बना हुआ हो, तो वह दुर्ग, वह दुर्ग जिसके चारों तरफ, जिसके चारों तरफ परकोटा बना हुआ हो, परकोटा बना हुआ हो, बना हुआ हो, वह क्या कहलाता है आपका, तो वह आपका पारिद दुर्ग कहलाता है। और राजस्थान के अधिकांश दुर्गों के चारों तरफ परकोटा बना हुआ है तो पारिद दुर्ग की श्रेणियों में आते हैं। अगली मैं बात करूं तो अगला दुर्ग की श्रेणी है आपके सैन्य दुर्ग। कैसा दुर्ग आपका, सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग का क्या मतलब होता है, तो वह दुर्ग जिसमें आपके सैन्य मतलब सैनिक निवास करते हो, तो वह दुर्ग क्या आ जाएगा आपका, सैन्य दुर्ग। और आपके राजस्थान के अधिकांश दुर्ग के आपके समस्त 99 पोर्ट्स जो दुर्ग है उस दुर्गों में आपके सैनिक निवास करते हैं, तो वह दुर्ग क्या कहलाते हैं, आपके सैन्य दुर्ग कहलाते हैं। तो अगला क्या हो जाएगा, वह दुर्ग, वह दुर्ग, वह दुर्ग जिसमें सैनिक निवास करते हो, सैनिक निवास करते हो,
करते हो वह दुर्ग क्या कहलाता है आपका? तो वह दुर्ग आपका सैन्य दुर्ग कहलाता है। और लास्ट जो दुर्ग बचता है वो दुर्ग है आपका शाहे दुर्ग। शाहे दुर्ग का क्या मतलब होता है? तो शाहे दुर्ग का सीधा सा मतलब होता है कि सैनिक तो निवास करेंगे ही करेंगे, लेकिन सैनिक के साथ साथ आम जनता भी जो आपका निवास करने लग जाए तो वो दुर्गों की श्रेणी कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी शाहे दुर्ग। कौन सी आपकी शाहे दुर्ग? कि वह दुर्ग जिसमें सैनिकों के साथ साथ आम जनता भी निवास करती हो, तो वह दुर्ग क्या कहलाएगा आपका? वह दुर्ग आपका शाहे दुर्ग कहलाएगा। वह दुर्ग, वह दुर्ग जिसमें, वह दुर्ग जिसमें सैनिकों के साथ साथ, सैनिकों के साथ साथ आम जनता भी निवास करती हो, आम जनता भी निवास करती हो, आम जनता भी निवास करती है, वह दुर्ग क्या कहलाता है आपका? तो शाही दुर्ग कहलाता है। जैसे आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग हो गया। तो ये जो आपकी 9 श्रेणियां थी, ये आपकी 9 श्रेणियां क्या कहलाएगी? तो ये आपके शुक्र नीति के अनुसार कहलाएगी। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों की 9 श्रेणियां कौन सी है? तो गिरी दुर्ग है, पहाड़ी पर बना हुआ। एरण दुर्ग, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग और आपका जल दुर्ग है। इसके बाद में हमने देखा पारिख दुर्ग है, पारिद दुर्ग है, सैन्य दुर्ग है और आपके शाही दुर्ग है। तो 3 विभाजनों की हमने बात की कि सबसे पहले आपका उल्लेख मनुस्मृति में मिला, जिसमें दुर्गों के 6 प्रकार बताए गए, इतने महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद कौटिल्य ने दुर्गों का वर्गीकरण किया, और कौटिल्य ने दुर्गों का वर्गीकरण आपके 4 प्रकार से किया। आपका उन्होंने गिरि दुर्ग बताया, वन दुर्ग बताया, ओदुक दुर्ग बताया और धानवन दुर्ग बताया। लेकिन उसे इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद में शुक्र नीति जो सबसे महत्वपूर्ण है, और उसमें आपके दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए। जैसे आपके गिरि दुर्ग बताया, एरण दुर्ग बताया, वन दुर्ग बताया, धानवन दुर्ग बताया, जल दुर्ग बताया, पारिक और पारिद दुर्ग बताया, और सैन्य और शाही दुर्ग बताया। इसके बाद में परिचय में थोड़ी सी बात और बच जाती है कि मनुस्मृति और कौटिल्य के अनुसार दुर्गों का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? तो आपका जो मनुस्मृति और जो आपके कौटिल्य है, इनके वर्गीकरण में दुर्गों का सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग आपके गिरि दुर्ग को माना है। तो अगला तथ्य आपको क्या ध्यान में रखना है? अगला तथ्य आपको ध्यान में रखना है, अगला क्या तथ्य आपको याद रखना है कि मनुस्मृति व कौटिल्य के अनुसार, मनुस्मृति व कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार दुर्गों का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गिरी श्रेणी है, गिरी श्रेणी है। तो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गिरी श्रेणी को बताने वाले कौन है? तो गिरी श्रेणी को बताने वाले आपके मनुस्मृति व कौटिल्य के अनुसार है आपके, कि मनुस्मृति व कौटिल्य के अनुसार दुर्गों का सर्वश्रेष्ठ जो श्रेणी है, वो श्रेणी कौन सी है? तो वो श्रेणी हो जाएगी आपकी कौन सी? गिरी श्रेणी हो जाएगी। लेकिन जो शुक्र नीति है, जिसमें दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं, तो शुक्र नीति में जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया था, वो शुक्र नीति में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग आपके सैन्य दुर्ग को बताया गया है। शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग सैन्य दुर्ग है।
कौन सी दुर्गों की श्रेणी? तो सैन्य दुर्ग है आपके। इतनी बातें आपको और ध्यान में रखनी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि राजस्थान में लगभग आपके 256 दुर्ग माने जाते हैं, लेकिन उनमें से 6 दुर्ग आपके, 6 दुर्गों को यूनेस्को ने 21 जून 2013 को विश्व विरासत में शामिल किया गया है। तो कई बार पूछा जाता है कि राजस्थान के कौन कौन से दुर्ग आपके विश्व विरासत में शामिल है, तो विश्व विरासत में शामिल आपके राजस्थान के 6 दुर्ग है, जिन्हें विश्व विरासत में कब शामिल किया गया था? तो आपके 21 जून 2013 को किया गया था। सर, विश्व विरासत में शामिल होने का मतलब क्या है? तो विश्व विरासत में शामिल होने का मतलब है कि उनके आपके उस दुर्गों का जीर्णोद्धार करवाना, उसकी रख रखवाई करवाना अब राजस्थान सरकार का काम नहीं है। अब ये यूनेस्को का काम है कि उस दुर्गों पे कितना खर्च करना है, उन दुर्गों का रख रखाव कैसे करना है, उन दुर्गों की मरम्मत कैसे करनी है, वो सारे के सारे काम विरासत के रूप में यूनेस्को करती है। इसीलिए राजस्थान के विश्व विरासत में कितने दुर्ग है? तो राजस्थान के विश्व विरासत में आपके 6 दुर्ग माने गए हैं, जिसको किसने शामिल किया है? तो आपके यूनेस्को ने उसको आपके शामिल किया है। तो अगला तथ्य आप क्या लिखोगे? अगला तथ्य होगा आपका कि 21 जून 2013 को 21 जून 2013 को यूनेस्को ने राजस्थान के 6 दुर्गों को, राजस्थान के 6 दुर्गों को 6 दुर्गों को विश्व विरासत में शामिल किया है। विश्व विरासत में शामिल किया है, शामिल किया है। अब इन 6 दुर्गों के कुछ लोग ट्रिक भी बनाते हैं कि आम, चीकू, गाजर वगैरह वगैरह, पर मैं ट्रिकों में ध्यान रखने वाला बंदा नहीं हूं और मैं आपको भी यही सुझाव दूंगा कि आप ट्रिकों की तरफ न भागे। हमको सिस्टोमेटिक ढंग से आपके कंसेप्ट क्लियर करने, थ्योरी क्लियर करनी है। थ्योरी क्लियर करने के बाद आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपके जल्दी जल्दी सटासट सही आंसर लगेंगे। लेकिन अगर आप ट्रिकों की तरफ भागते गए तो इतनी ट्रिक हो जाएगी कि आप खुद एक ट्रिक बनकर रह जाओगे। इसलिए मेरा कहना आपसे यही है कि आप अपने कंसेप्ट पर ध्यान रखो, ट्रिकों की तरफ मत भागो। तो याद रखोगे 21 जून 2013 को यूनेस्को ने राजस्थान के 6 दुर्गों को किस में शामिल किया है? आपके विश्व विरासत में शामिल किया है। अब वो 6 दुर्ग है कौन कौन से? तो वो 6 दुर्ग है आपका, पहला दुर्ग हो जाएगा आपके गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग आपका? गागरोन दुर्ग। और गागरोन दुर्ग कहां पर है आपका? तो याद रखोगे गागरोन दुर्ग आपका झालावाड़ में आता है। गागरोन दुर्ग कहां पर आता है आपका? झालावाड़ में। इसके अलावा दूसरा दुर्ग मान सकते हो आप आमेर दुर्ग। तो आमेर दुर्ग आपको पता ही है जयपुर में है। इसके अलावा सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग आपको पता ही है कहां पर है, नहीं है तो आप लिख लेना जैसलमेर में है। वैसे तो एक एक दुर्ग के बारे में हम अध्ययन भी करेंगे, पर अभी आपके ध्यान में रह जाए। 3 दुर्ग तो आपके ये हो गए, कौन कौन से? गागरोन दुर्ग, आमेर दुर्ग और आपका सोनारगढ़ दुर्ग। इसके अलावा आपके 3 दुर्ग और बच जाते हैं, और वो 3 दुर्ग कौन से है? तो एक तो आपको पता ही है रणथंबोर का दुर्ग। कौन सा आपका? रणथंबोर का दुर्ग। और रणथंबोर का दुर्ग कहां पर है? तो रणथंबोर का दुर्ग है आपके सवाई माधोपुर में। और 2 दुर्ग आप वैसे भी इतिहास में बहुत बार पढ़े हो, एक आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग और एक आपके कुंभलगढ़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग और आपका छठा कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो ये 6 दुर्ग आपके किस में शामिल है? तो
तो ये 6 दुर्ग आपके विश्व विरासत में शामिल माने जाते हैं। कि विश्व विरासत का मतलब क्या है, तो मैंने बता दिया है कि विश्व विरासत का मतलब है कि अब इन 6 दुर्गों का जो रख रखाव, जो जीर्णोद्वार, जो मरम्मत की जिम्मेवारी है, वो राजस्थान सरकार की नहीं है, वो अब आपके इस समिति का, आपके इस आयोग का काम है, यूनेस्को के द्वारा इसका रख रखाव करना, मरम्मत करवाना। तो राजस्थान के कितने दुर्ग यूनेस्को की सूची में शामिल है, तो राजस्थान के 6 दुर्ग। इन 6 दुर्गों को शामिल कब किया गया था, तो इन 6 दुर्गों को 21 जून 2013 को किया गया था। 6 दुर्ग कौन कौन से हैं, तो गागरोन दुर्ग है, आमेर दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग है, रणथंभौर दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है और आपका कुंभलगढ़ दुर्ग है। इसके बाद में हम दुर्गों की थोड़ी सी और परिचय की बात करते हैं। ये मानना, आप एक बार कल्पना करना थोड़ी सी आप, कि ये आपका राजस्थान है। ये तो सही नहीं बना, थोड़ा सा आपको कल्पना करनी है, चित्र पे नहीं जाना है। ये एक बार आप मानना कि आपका राजस्थान है। ये राजस्थान की कौन सी सीमा आपकी, तो उत्तरी सीमा, ये आपकी दक्षिणी सीमा, ये आपकी पश्चिमी सीमा और ये आपकी पूर्वी सीमा। अब कई बार जब पेपर बनाने वाला पेपर को टफ बनाता है, तो वो सवाल क्या बनाएगा आपके सामने, कि उत्तरी सीमा का प्रहरी द्वार, उत्तरी सीमा का प्रहरी द्वार। लेकिन वो प्रहरी द्वार कैसा, कि उत्तरी सीमा का प्रहरी द्वार दुर्ग कौन सा है, उत्तरी सीमा का प्रहरी द्वार दुर्ग कौन सा कहलाता है, तो उत्तरी सीमा का जो प्रहरी द्वार दुर्ग है, वो आप याद रखना, भटनेर दुर्ग कहलाता है। कौन सा दुर्ग कहलाता है आपका, भटनेर दुर्ग कहलाता है। कि उत्तरी सीमा का प्रहरी द्वार दुर्ग कौन सा कहलाता है, तो उत्तरी सीमा का प्रहरी द्वार आपका भटनेर दुर्ग कहलाता है। इसी प्रकार से आपकी दक्षिणी सीमा का, दक्षिणी सीमा का प्रहरी द्वार कौन हो जाएगा, और वो भी दुर्ग आपका, तो दक्षिणी सीमा का जो प्रहरी द्वार दुर्ग है, वो दक्षिणी सीमा का प्रहरी द्वार दुर्ग आपका चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। उत्तरी सीमा का प्रहरी द्वार दुर्ग कौन सा हो जाएगा, तो उत्तरी सीमा का प्रहरी द्वार दुर्ग पूछा जाए तो भटनेर दुर्ग है। लेकिन दक्षिणी सीमा का प्रहरी द्वार जब दुर्ग पूछा जाए बच्चों, तो याद रखना चित्तौड़गढ़ है। उसी प्रकार पश्चिमी सीमा का, पश्चिमी सीमा का प्रहरी द्वार दुर्ग, पश्चिमी सीमा का प्रहरी द्वार दुर्ग। तो जब पश्चिमी सीमा के प्रहरी द्वार दुर्ग की बात आए, तो आप याद रखना सोनारगढ़। कौन सा दुर्ग आपका, सोनारगढ़ दुर्ग हो जाएगा। कौन सा दुर्ग आपका, सोनारगढ़ दुर्ग। और उसी प्रकार से आपके पूर्वी सीमा का, पूर्वी सीमा का प्रहरी द्वार दुर्ग, पूर्वी सीमा का प्रहरी द्वार दुर्ग, प्रहरी द्वार दुर्ग। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका कि उत्तरी सीमा का तो भटनेर हो गया, दक्षिणी सीमा का कौन सा हो गया, तो दक्षिणी सीमा का चित्तौड़गढ़ हो गया, और आपके पश्चिमी सीमा का सोनारगढ़ हो गया इधर वाली साइड में, और पूर्वी सीमा का प्रहरी द्वार आपका लोहागढ़ हो गया। तो ये 4 दुर्गों की लोकेशन आपको याद रखनी है कि उत्तरी सीमा का प्रहरी द्वार दुर्ग कौन सा कहलाता है, तो भटनेर दुर्ग। दक्षिणी सीमा का प्रहरी द्वार दुर्ग कौन सा कहलाता है, चित्तौड़गढ़। इसके अलावा पश्चिमी सीमा का प्रहरी द्वार दुर्ग कौन सा कहलाता है, तो आपका सोनारगढ़ दुर्ग। और आपकी पूर्वी सीमा का प्रहरी द्वार दुर्ग कौन सा कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका लोहागढ़। और एक बात आप याद रखोगे, वो बात क्या है कि राजस्थान का मध्य का दुर्ग, राजस्थान का मध्य दुर्ग कौन सा कहलाता है, तो राजस्थान का जो मध्य दुर्ग है, वो मध्य दुर्ग कहलाता है आपका तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ भी दुर्ग भी आपके राजस्थान में 2 है, लेकिन तारागढ़ दुर्ग आपका अजमेर वाला राजस्थान का क्या कहलाता है, तारागढ़ राजस्थान का जो दुर्ग है वो आपका मध्य दुर्ग। तो इन 5 दुर्गों की लोकेशन आपको ध्यान होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, हम दुर्गों का साधारण परिचय पढ़ रहे, एक एक दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे, पर पहले हमें इनके परिचय के बारे में पता होना चाहिए।
तो ये 5 दुर्ग आपको इस प्रकार से लोकेशन में याद रखना है कि उत्तरी सीमा का प्रहरी द्वार भटनेर दुर्ग, दक्षिणी सीमा का प्रहरी द्वार चित्तौड़गढ़ दुर्ग, पूर्वी सीमा का प्रहरी द्वार दुर्ग लोहागढ़ दुर्ग और पश्चिमी सीमा का प्रहरी द्वार दुर्ग सो आपका सोनारगढ़ दुर्ग। और राजस्थान का मध्य दुर्ग कौन सा कहलाता है? तो अजमेर का तारागढ़ दुर्ग कहलाता है। इसके बाद में थोड़ी सी और जानकारी बचती है दुर्गों के बारे में। थोड़ी सी जानकारी क्या है? कुछ तथ्य है आपके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है आपके? तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आपके थोड़े से हम आपके महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, 5-7 आपके सीधे सीधे फैक्ट वाले तथ्य। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा है, राजस्थान का सबसे जब प्राचीनतम दुर्ग की बात आएगी तो आपका उत्तर क्या होगा? तो लिखो आप, पहला तथ्य आपका राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग। और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा हो जाएगा? तो याद रखोगे राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है आपका भटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग आपका? भटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग आपका? भटनेर दुर्ग। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग कौन सा हो जाएगा? भटनेर दुर्ग। जब प्राचीनतम दुर्ग की बात आ गई है तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग कौन सा है। तो दूसरा तथ्य क्या हो जाएगा? राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग, राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग। तो राजस्थान के सबसे नवीनतम दुर्ग की बात हो ना, तो आप याद रखना राजस्थान का सबसे जो नवीनतम दुर्ग है वो 2 दुर्ग माने गए हैं आपके। एक तो जैसलमेर में है आपका मोहनगढ़ दुर्ग और एक आपका लोहागढ़ दुर्ग। ऐसा माना जाता है इनका निर्माण 1 ही शताब्दी में हुआ था। तो राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग कौन सा हो जाएगा? तो 2 दुर्ग है, याद रखना कौन कौन से आपके। एक तो है मोहनगढ़ दुर्ग, मोहनगढ़ दुर्ग कहां पर है आपके? तो मोहनगढ़ दुर्ग आपके जैसलमेर में है। मोहनगढ़ दुर्ग कहां पर? आपके जैसलमेर में। और दूसरा है आपका लोहागढ़। और लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है? आपको पता ही है कि लोहागढ़ दुर्ग आपका भरतपुर में है। लोहागढ़ दुर्ग कहां पर हो जाएगा? आपके भरतपुर में। इसके बाद में हम अगले तथ्य की तरफ बढ़े तो अगला तथ्य आता है कि राजस्थान का वह दुर्ग जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, राजस्थान का वह दुर्ग जिस पे सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। तो राजस्थान का वह दुर्ग जिस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण को झेलने वाला, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण को सहन करने वाला दुर्ग कौन सा हो जाएगा? तो सर्वाधिक विदेशी जिस दुर्ग पर हुआ था तो वो कौन सा दुर्ग है? तो वो भी आपका भटनेर दुर्ग है। भटनेर दुर्ग क्यों है, इस पे विदेशी आक्रमण क्यों हुए, तो जब मैं आपको भटनेर दुर्ग पढ़ाऊंगा तब सारी डिटेल बताऊंगा। पर अभी आप सीधा एक फैक्ट याद रखो कि राजस्थान का वह दुर्ग जिस पे सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए तो वो कौन सा दुर्ग हो जाएगा आपका? तो वो सीधा सा याद रखना भटनेर दुर्ग। जब विदेशी आक्रमण की बात आ गई है तो अगली बात आप याद रखोगे कि राजस्थान का वह दुर्ग, राजस्थान का वह दुर्ग जिस पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए। सर्वाधिक आपके स्थानीय आक्रमण का मतलब है आपके स्वदेशी आक्रमण हुए। तो उस दुर्ग का जब आपको नाम पूछा जाए तो याद रखना आप तारागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग आपका? तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ दुर्ग कौन सा? आपके अजमेर वाला। कौन सा दुर्ग आपका? अजमेर वाला तारागढ़ दुर्ग की सर्वाधिक आपका जो स्थानीय आक्रमण हुए हैं
तो वो स्थानीय आक्रमण सहन करने वाला कौन सा है आपका, तो राजस्थान का वह दुर्ग जिस पे सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए, तो वो दुर्ग कौन सा हो जाएगा आपका, तारागढ़ दुर्ग। इसके बाद में आप एक फैक्ट याद रखोगे, वो ये है कि राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा कहलाता है। एक कैसा दुर्ग जिसमें राजस्थान में सर्वाधिक बुर्ज बने हुए। बुर्ज का मतलब होता था सैनिकों के रहने के स्थान। जो दुर्ग होते थे, इस दुर्ग में आपके जो सैनिक रहने का स्थान होता था उसे आपका बुर्ज कहा जाता था। और राजस्थान में सर्वाधिक जो बुर्जों वाला दुर्ग है वो कौन सा है, तो वो सोनारगढ़ दुर्ग कहलाता है, आपका जैसलमेर वाला, जिसमें 99 बुर्ज बने हुए हैं। तो राजस्थान का पांचवा फैक्ट आपका, राजस्थान में सर्वाधिक, कैसे आपके सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग, राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग। तो जब आपको बुर्जों वाला दुर्ग पूछा जाए तो याद रखना आपका सोनारगढ़। सोनारगढ़, और सोनारगढ़ कहां पर है आपके, तो जैसलमेर में। तो सर्वाधिक आपके बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा हो जाएगा, तो सर्वाधिक आपका जो बुर्जों वाला दुर्ग है वो आपका ये सोनारगढ़ हो जाएगा। इसके बाद में अगला फैक्ट आप याद रखोगे, राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन से है जिसमें मिट्टी का यूज हुआ है। तो अगला फैक्ट होगा आपका, राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग। राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग आपके, राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग, राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग। और मिट्टी से निर्मित दुर्ग आपको पूछे तो याद रखना, राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दो दुर्ग आपके माने गए। एक आपका लोहागढ़ माना गया है जो भरतपुर वाला, और एक आपका भटनेर माना गया है। तो दो दुर्ग है, कौन कौन से आपके, लोहागढ़ और आपका भटनेर। राजस्थान में मिट्टी से निर्मित कौन कौन से दुर्ग माने गए, तो लोहागढ़ और आपका भटनेर। और एक लास्ट तथ्य याद रख लेना, राजस्थान का सबसे नीचा दुर्ग। नीचा दुर्ग का मतलब है कि नीचाई पर बना हुआ नहीं, नीचा दुर्ग का मतलब होता है कि जब भी आप कभी रेलवे स्टेशन पर जाते हो तो रेलवे स्टेशन पर एक बोर्ड लगा रहता है कि समुद्र तल से ऊंचाई। तो वह दुर्ग जो राजस्थान में सबसे नीचा बना हुआ है, सी लेवल से, समुद्र लेवल की बात की जाती है, तो जो आपका लोहागढ़ दुर्ग है वो दुर्ग माना जाता है। तो अगला फैक्ट क्या हो जाएगा, राजस्थान का सबसे नीचा दुर्ग, सबसे नीचा दुर्ग। और नीचा दुर्ग का मतलब है समुद्र लेवल से, सी लेवल से। समुद्र लेवल मतलब आपका समुद्र स्तर से, समुद्र स्तर से। और वो दुर्ग कौन सा है आपका, तो वो दुर्ग है आपका लोहागढ़। तो ये दोस्तों आपके दुर्गों का परिचय रहता है। कल से हम आपके एक एक दुर्गों का अध्ययन करेंगे आपके सीक्वेंस से। लेकिन अभी हमने आज आपका जितना अध्ययन किया है वो आप एक बार दुर्गों के परिचय से याद रखना कि दुर्ग किसे कहते हैं, आपका गढ़ किसे कहते हैं, दुर्गों का साक्ष्य सबसे पहले कहां मिला, राजस्थान में कहां मिला, दुर्गों का सर्वप्रथम विभाजन किसने किया, इसके अलावा और किस किसने किया, जैसे कौटिल्य ने किया है, शुक्र नीति में किया है, 9 दुर्गों के प्रकार बताए हैं। आपके प्रकार बताने के बाद मनुस्मृति और कौटिल्य में सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है, शुक्र नीति में सर्वश्रेष्ठ कौन सा माना गया, विश्व विरासत में राजस्थान के कौन कौन से दुर्ग है, उत्तरी सीमा का प्रहरी, दक्षिणी सीमा का प्रहरी, पश्चिमी सीमा का प्रहरी और पूर्वी सीमा का प्रहरी कौन कौन सा दुर्ग कहलाता है, राजस्थान का मध्यवर्ती दुर्ग किसे माना गया है, इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में आपके एक एक दुर्ग का आपका सीक्वेंस रूप से अध्ययन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद साथियों, जय भारत।